हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबके लिए फिर से हमारी तरफ से एक बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग अपने सिलेबस में 5 पाठ पढ़ चुके हैं। देखिए, जब हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं और दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो दूसरी यूनिट है उस दूसरी यूनिट में एक चैप्टर शेष बचा हुआ है, छठवां। इस चैप्टर को पढ़ते ही हमारी 2 यूनिटें खत्म हो जाएंगी और हम 6 चैप्टर पढ़ लेंगे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। पिछले चैप्टर आपने ढंग से पढ़े हैं और मैंने आप लोगों को रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम भी दिया है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी किया है। अब हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, छठवां चैप्टर शुरू करते हैं। और देखिए बच्चों, छठवें चैप्टर का नाम है विद्युतीय परिपथ। आप लोगों को इस चैप्टर में विद्युतीय परिपथों के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ओम का नियम, विद्युत धारा वगैरह वगैरह उन विद्युत धारा से जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन अब आप लोग केवल विद्युत परिपथ पढ़ोगे। और विद्युत परिपथ को पढ़ते हुए सबसे पहले इस चैप्टर का पहला टॉपिक है किरचॉफ के नियम। देखिए, इसको किरचॉफ भी कह सकते हैं, किरखॉफ भी कह सकते हैं। कोई किरचॉफ लिख देता है, कोई किरखॉफ लिख देता है, कोई मैटर नहीं है इस बात का, लेकिन पॉइंट इसके कॉन्सेप्ट का है। देखिए, जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। आप लोग एक बात अच्छी तरह जानते हो, जब हम लोग परिपथों को हल करते हैं तो परिपथों से प्रतिरोध निकालना है वगैरह वगैरह, तो हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा। जरूरत पड़ी हम लोगों ने सेलों का संयोजन पढ़ा, और जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने बल्बों का संयोजन भी पढ़ लिया। क्लियर है? और वहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए कुछ नियम। किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए 2 नियम दिए थे। उन दोनों नियमों के बारे में मैं बता दूं। मार्कर किधर गया? हाँ, देखिए, किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए 2 नियम दिए। एक था संधि नियम, जिसे प्रथम नियम कहते हैं, और दूसरा था लूप नियम। दूसरा क्या था? लूप नियम, जिसे द्वितीय नियम कहते हैं। सबसे पहले विद्युत परिपथों को हल करना किसने सिखाया? किरचॉफ ने। किरचॉफ ने कितने नियम दिए? 2। पहला नियम संधि नियम, दूसरा नियम लूप नियम। अब हम लोग इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हमारी बारी है सबसे पहले नियम की, किरचॉफ का प्रथम नियम। इसका दूसरा नाम संधि नियम होता इसका दूसरा नाम क्या होता है? संधि नियम। और इसने अपने इस नियम में क्या कहा? इन्होंने कहा कि विद्युतीय परिपथ की किसी संधि पर, कोई विद्युत परिपथ है, उसकी संधि का मतलब है जिस जगह पर 2 या 2 से अधिक तार जुड़े हुए हों, किसी संधि पर आने वाली एवं जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात किसी संधि पर आने वाली व जाने वाली धाराएं समान होती हैं। आने वाली व जाने वाली धाराएं समान होती हैं। इसका मतलब इसने कहा कि कोई भी विद्युतीय परिपथ की संधि है, उस पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। क्लियर है? इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं उससे पहले याद रखिए, एक बात और बता दूं, आपको किरचॉफ के सभी नियम याद करने हैं, दोनों बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, इसमें मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, कोई भी संधि है तो संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है। एग्जाम्पल से भी क्लियर समझ में आ जाएगा। दूसरा, संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई संधि है और इस पर ये ऐसे 4 तार जुड़े हुए हैं, 4 क्या 5 हैं। इधर से धारा I1, इधर से धारा I2, इधर से धारा I3, और इधर को धाराएं जा रही हैं I4 और I5। क्लियर है? तो अतः आपके संधि नियम से, तो संधि नियम लगाइए, इस संधि पर कितनी धाराएं आ रही हैं? I1, I2 और I3 आ रही हैं, जा रही हैं I4 और I5। सबको बीजगणितीय योग 0 करना है।
I1 आ रही है तो प्लस की लेनी है, क्योंकि मैंने कहा है आने वाली धारा धनात्मक। I2 आ रही है तो प्लस का ले लिया। I3 आ रही है तो प्लस का ले लिया। लेकिन I4 और I5 जा रही हैं तो उनको माइनस का ले लो। माइनस का I4 और माइनस का I5 बराबर 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, इन माइनस वालों को पक्षांतर कीजिए तो I4 प्लस I5। क्लियर है? तो I4 प्लस I5। अब आप बताइए कि I1 I2 और I3 तो इनकमिंग धारा हैं। क्या है? इनकमिंग धारा। तो I इनकमिंग, I4 और I5 जाने वाली हैं तो समेशन I आउटगोइंग, समेशन I आउटगोइंग। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आएंगी उतनी धाराएं जाएंगी। आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं, यानी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य। कैसा होगा? शून्य। क्लियर है? तो दोबारा समझिए। सबसे पहले किरचॉफ ने प्रथम नियम दिया जिसको संधि नियम कहते हैं। संधि नियम में उन्होंने क्या बताया कि कोई भी विद्युतीय परिपथ है उसकी संधि पर आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या ऐसे कह सकते हैं अर्थात किसी संधि पर आने वाली व जाने वाली धाराएं समान होती हैं। क्लियर है? तो बस याद रखना है कि संधि पर आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है, संधि पर आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है और जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। जैसे इस संधि पर I1 I2 और I3 धाराएं आ रही हैं तो उन तीनों को प्लस का लिया, और I4 और I5 जा रही हैं तो उनको माइनस का लिया। कैसा लिया? माइनस का। इसको पक्षांतर किया तो जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धाराएं जा रही हैं, आने वाली और जाने वाली धाराएं बराबर हो गई, यानी समेशन I इनकमिंग इक्वल टू समेशन I आउटगोइंग। इज दैट क्लियर? ये है संधि नियम। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि संधि नियम किसका पालन करता है, आवेश संरक्षण का या ऊर्जा संरक्षण का। आप सोचिए, जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं जा रही हैं, जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं जा रही हैं, मतलब जितना आवेश आ रहा है प्रति एकांक समय में उतना आवेश जा रहा है। तो ये कौन सा संरक्षण हुआ? आपका आवेश संरक्षण। कौन सा? आवेश संरक्षण। तो इस बात को हम लोग नोट लिख देते हैं। आपका किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किसका पालन करता है? आपके आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यानी संधि नियम है वो किसका पालन करेगा? आवेश संरक्षण के नियम का, क्योंकि जितनी धारा आती है उतनी धारा जाती है, जितना आवेश आता है उतना आवेश जाता है। इज दैट क्लियर? ये किरचॉफ का प्रथम नियम हुआ। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है 6.1, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है 6.1 और एग्जाम्पल नंबर 6.1 को करते हैं। देखिए, इसका सर्किट बना देता हूं मैं। देखिए, इधर से जा रही है 1.5 एम्पियर, इधर से आ रही है 3 एम्पियर, इधर से जा रही है x, इधर से जा रही है 1 एम्पियर, इधर को जा रही है y, बाहर की ओर जा रही है 0.25 एम्पियर और इधर को जा रही है I। ओके, आप लोगों को I का मान निकालना है। संधि है ABC, तो आप बताइए संधि A पर, आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया है। संधि A पर देखिए, A पर 3 एम्पियर आ रही है तो 3 एम्पियर प्लस की, 1.5 एम्पियर जा रही है तो 1.5 एम्पियर माइनस की, x भी जा रही है तो x भी माइनस की, बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इसी संधि के लिए बात कर रहा हूं। सब कुछ हो गया, 3 में से 1.5 गया तो 1.5 माइनस x बराबर 0, तो x पक्षांतर हुआ तो x बराबर 1.5 एम्पियर, x बराबर 1.5 एम्पियर। अब किसकी बात करेंगे? संधि B की। संधि B पर बात करो। देखिए, संधि B पर x आ रही है तो x प्लस की, 1 एम्पियर जा रही है तो 1 माइनस की, y भी जा रही है तो y माइनस की, बराबर 0। x का मान रखना
1.5 माइनस 1 माइनस वाई बराबर 0। 1.5 में से 1 गया तो 0.5 माइनस वाई बराबर 0। वाई को पक्षांतर कर देंगे तो वाई बराबर क्या निकला 0.5 एम्पियर। वाई बराबर 0.5 एम्पियर। क्लियर। अब किसकी बारी है, संधि सी पर। अब किसकी बारी है, संधि सी पर। देखिए संधि ए पर 3 एम्पियर आ रही है तो 3 एम्पियर प्लस का, 1.5 एम्पियर जा रही है तो माइनस का, एक्स जा रही है तो माइनस का, मान निकाला 1.5 एम्पियर आया एक्स का। बी संधि पर एक्स आ रही है तो प्लस, 1 जा रही है तो माइनस, वाई जा रही है तो माइनस, एक्स का मान लिखा तो वाई का मान निकल कर आ गया। अब संधि सी पर बात करें तो संधि सी पर वाई आ रही है तो वाई प्लस की, ओके। आपकी 0.25 जा रही है तो 0.25 माइनस की, और आई जा रही है तो आई भी माइनस की, बराबर 0 कर दीजिए। आई भी माइनस की तो वाई माइनस 0.25 माइनस आई बराबर 0। तो वाई का मान लिखिए 0.5 माइनस 0.25 माइनस आई इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से आई का मान कैलकुलेट करके निकालना है, वो निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह हम किरचॉफ के संधि नियम का उपयोग करते हैं। किरचॉफ के संधि नियम का, जितनी धाराएं आ रही हैं उनको प्लस लीजिए, जितनी धाराएं जा रही हैं उनको माइनस लीजिए और उनका योग 0 के बराबर लिख दीजिए। इस तरह किरचॉफ का संधि नियम लग जाएगा। क्लियर है। तो अब आप लोगों को ये यहां से और यहां तक नोट करना है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए यहां तक क्लियर हो चुका है। किरचॉफ के संधि नियम में आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। आने वाली धाराओं को प्लस और जाने वाली धाराओं को माइनस। किसका पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम का। अब बारी है किरचॉफ के द्वितीय नियम की। तो चलिए अब किरचॉफ का द्वितीय नियम लेते हैं। वो क्या कहता है, प्रथम नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब द्वितीय नियम को बड़े आराम से समझेंगे आप लोग। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसका दूसरा नाम है लूप नियम। क्या है, लूप नियम। अब इसका कथन क्या है, कथन लिखते हैं। तो देखिए इसके अनुसार किसी विद्युतीय परिपथ, कथन लिख रहा हूं, आप लोग साथ में लिख सकते हैं, समझाऊंगा अभी मैं। किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बंद लूप में, बंद लूप का मतलब कोई विद्युतीय परिपथ है जो पूर्ण रूप से बंद है। किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बंद लूप में जुड़े सभी प्रतिरोधों पर, परिपथ है तो उसमें प्रतिरोध भी जुड़े होंगे और सेल भी, तो सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या विभवांतरों का योग, उसमें जुड़े सभी सेलों, अब परिपथ है तो उसमें सेल भी जुड़े होंगे, उसमें जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों, सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग होता है। सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग होता है। क्लियर है। अब इस नियम का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बंद विद्युत परिपथ है, बंद विद्युत परिपथ में जितने भी सेल जुड़े हुए, प्रतिरोध जुड़े हुए, तो वो कह रहा है सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का योग, अतः समेशन आई आर, विभवांतर यानी समेशन आई आर वी होता है उस सेल के उसमें परिपथ में जुड़े सभी सेलों
के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। देखिए ये तो समझ में ही एग्जाम्पल से आएगा, पेशेंस रखें, एग्जाम्पल से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट कि कब हमें विभवांतर यानी आई आर का मान प्लस लेना है, कब विद्युत वाहक बल ई का मान प्लस लेना है, कब इनके मान माइनस लेने हैं, वो चीज देखते हैं। तो देखिए बंद लूप में धारा की दिशा में चलते हुए, बंद लूप है और बंद लूप में आप धारा की दिशा में चल रहे हो, तो धारा की दिशा में चलते हुए विभवांतर धनात्मक एवं धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में विभवांतर ऋणात्मक लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जब आप बंद लूप में चलोगे, मान लो ये कोई बंद लूप है, जब आप इस बंद लूप में चलोगे तो अगर धारा की दिशा में चल रहे हो तो सेल के जो आपका विभवांतर है आई आर वो प्लस का होगा, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो माइनस का होगा। अब ये ई का प्लस माइनस लेना यानी विद्युत वाहक बल यदि लूप में चलते हुए, यदि आप लोग लूप में चलते हुए, यदि लूप में चलते हुए सेल के, आप लूप में चल रहे हो और यदि सेल के कैथोड से एनोड की ओर जाए, चिंता ना करें, थोड़ा ध्यान से समझे क्योंकि ये ऐसे ही समझ में आएंगे आराम से, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैथोड से एनोड की ओर जाए तो विद्युत वाहक बल धनात्मक, विद्युत वाहक बल धनात्मक एवं एनोड से कैथोड की ओर जाए, एनोड से कैथोड की ओर जाए तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, अब आप लोगों को आराम से समझना है। देखिए मैंने ये कोई बंद विद्युत परिपथ ले लिया, ये प्रतिरोध, ये सेल, फिर दोबारा सेल, ये प्रतिरोध और ये सेल जुड़ा हुआ है। मैंने एक बंद विद्युत परिपथ लिया, ओके, एक बंद विद्युत परिपथ है, प्लस माइनस और माइनस प्लस। इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका विद्युत वाहक बल E2 और इसका विद्युत वाहक बल E3। ये प्रतिरोध है R1, R2 और R3। मान लिया इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, परिपथ में एक बात याद रखना, किरचॉफ के नियमों में धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है ये आप क्वेश्चन के हिसाब से लोगे, अपने दिमाग के हिसाब से नहीं। अगर मान लो प्रश्न में उसने सेल के कैथोड से धारा को निकाला है तो कैथोड से ही, क्योंकि हमें एग्जाम्पल करना है, हमें न्यूमेरिकल करना है, धारा को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना, तो कंफ्यूज मत होना। ये धारा की दिशा है आई, लूप है ए बी सी और डी, ऐसा है एक बंद विद्युत परिपथ। तो ये एक बंद विद्युत परिपथ है जिसमें सेल भी जुड़े हुए हैं और प्रतिरोध भी। तो हमारा लूप नियम क्या कहता है, इसके अनुसार किसी विद्युतीय परिपथ में किसी बंद लूप में जुड़े सभी प्रतिरोधों, 3 प्रतिरोध है तो सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आई आर, ओके, उनका योग, उसमें जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर
होता है, के योग के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि ये एक लूप है, ओके, ए बी सी डी। इस लूप में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या विभव पतन कह दीजिए, विभवांतर या विभव पतन बात एक यानी आई आर, उसमें जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, उसके योग के बराबर होगा। क्लियर? याद रखना, अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हो, किसकी दिशा में? धारा की दिशा में चल रहे हो, तब तो विभव पतन यानी विभवांतर आई आर पॉजिटिव, और धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो नेगेटिव। जब आप लूप में चलोगे तो लूप में चलते हुए अगर आप सेल के कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हो, सेल के कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हो, यूं कैथोड से एनोड की ओर, तब तो विद्युत वाहक बल लोगे प्लस का, तब तो विद्युत वाहक बल प्लस का। लेकिन अगर आप एनोड से कैथोड की ओर जाओगे, प्लस से माइनस की ओर, एनोड से कैथोड की ओर यानी प्लस से माइनस की ओर, तो विद्युत वाहक बल कैसा लोगे? ऋणात्मक। कैसा लोगे? ऋणात्मक। तो अब हम लोगों को इन चीजों के आधार पर इसको सॉल्व कर दिखाना है। एक बात और याद रखिए, सेल का जो एनोड होता है उसे उच्च विभव सिरा कहते हैं, सेल का एनोड उच्च विभव सिरा, और सेल का जो कैथोड होता है उसे निम्न विभव सिरा कहते हैं। ओके, तो देखिए आपके लूप ए बी सी डी, याद रखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप जहां से शुरू कर रहे हो प्रश्न को, लूप को वहीं पर खत्म करोगे। तो लूप ए बी सी डी, डी पर लूप खत्म नहीं हुआ, वापस कहां पर खत्म होगा? ए पर। तो ए बी सी डी, ए में आप ऐसे चल रहे हो लूप में, ए से चलोगे बी पर, बी से चलोगे सी पर, सी से डी पर, और डी से वापस ए पर। अब आप ये आई आर विभवांतर यानी विभव पतन ले लीजिए। आप ए से बी पर पहुंचे धारा की दिशा में, धारा आई है, प्रतिरोध R1 है। जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो धारा की दिशा में विभवांतर धनात्मक है, तो प्लस का आई R1, धारा आई है, प्रतिरोध R1 है। ऑल राइट, बी से सी तक कोई प्रतिरोध नहीं, सी से डी तक प्रतिरोध है R2। लेकिन आप तो फिर से धारा की दिशा में आ रहे हो, आप फिर से धारा की दिशा में आ रहे हो, तो विभवांतर फिर से पॉजिटिव, प्लस का धारा आई और प्रतिरोध R2। ऑल राइट, उसके बाद जब आप डी से ए पर आओगे, डी से ए पर, तो फिर से धारा की दिशा में, तो विभवांतर यानी विभव पतन फिर से धनात्मक, प्लस का आई R3 बराबर। ओके, दोबारा समझिए, आप ए से बी पर पहुंचे, लूप ए बी सी डी ए यूज करना है, ए से बी पर पहुंचे तो धारा की दिशा में, तो विभवांतर धनात्मक लेना है। कैसा लेना है? धारा की दिशा में धनात्मक, तो पॉजिटिव आई R1। बी से सी तक कोई प्रतिरोध नहीं, सी से डी तक फिर प्रतिरोध है, फिर धारा की दिशा में, तो आई R2 फिर पॉजिटिव। डी से ए तक प्रतिरोध है लेकिन फिर धारा की दिशा में, तो डी से ए तक आई R3 पॉजिटिव। अब देखते हैं, बचा प्रतिरोध तो खत्म हो गए, अब सेल बचे हुए, सेल बचे हुए ए से बी पर पहुंचो, ए से बी पर पहुंचोगे तो बोलो एनोड से कैथोड की ओर प्रवेश कर रहे हो, प्लस से माइनस की ओर, तो बताइए एनोड से कैथोड की ओर जाएं तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक। जब आप प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेना है, तो माइनस का E1। ओके, बी से सी पर आए तो आप फिर से प्लस से और माइनस की ओर आओगे, ऐसे प्लस से माइनस की ओर आओगे, तो प्लस से माइनस की ओर आने में फिर से विद्युत वाहक बल माइनस का, तो माइनस का E2, माइनस का E2। अब सी से जब आप डी पर आए, सी से डी पर, तो सेल के माइनस से एंटर कर रहे हो, माइनस का मतलब है कैथोड से, तो कैथोड से जब एनोड की ओर आते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। विद्युत वाहक बल कैसा होता है? धनात्मक। तो आप लोग क्या लिखोगे? प्लस का E3, प्लस का E3। क्लियर है? तो इसी तरह हम लोग लूप नियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लूप नियम का, कि कोई भी बंद विद्युत परिपथ है उसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों का योग और सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होता है। धारा की दिशा में चलोगे विभवांतर धनात्मक, धारा की विपरीत दिशा में चलोगे विभवांतर ऋणात्मक। एक एग्जांपल और लेंगे इसका हम लोग आपके। फिर अगर सेल के एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हो तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक, सेल के कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हो तो विद्युत वाहक बल धनात्मक। क्लियर है? इस तरह तो देखिए सभी विभवांतरों का योग, सभी सेल के विद्युत वाहक बलों का योग बराबर है। अब आप ये बताइए कि किरचॉफ का लूप नियम कौन से संरक्षण का पालन करता है? किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का लूप नियम। आप एक बात बताइए,
आवेश संरक्षण का तो ये पालन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें धारा का कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये ऊर्जा संरक्षण का पालन क्यों करेगा? इसने कहा विभवांतर बराबर है विद्युत वाहक बल के। विभवांतर और विद्युत वाहक बल होता है आवेश को गति कराने में किया गया कार्य। कार्य यानी ऊर्जा, कार्य यानी ऊर्जा। तो इसका मतलब किरचॉफ का लूप नियम किसका पालन करेगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्लियर है? किरचॉफ का जो लूप नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो चलिए एक बार से फिर हम लोग इन दोनों नियमों को रिपीट कर लेते हैं। किरचॉफ का संधि नियम, किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आती हैं उतनी धाराएं जाती हैं। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग एक समान, एक बीजगणितीय योग शून्य, आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा माइनस। लूप नियम, किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। सेल आप लोग बंद विद्युत परिपथ यानी लूप में, इसको लूप कहते हैं, धारा की दिशा में जाओगे विभवांतर यानी विभव पतन पॉजिटिव, धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो विभव पतन नेगेटिव। सेल के प्लस से माइनस की ओर जाओगे तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव। आपके सेल से माइनस यानी कैथोड से एनोड की ओर जाओगे तो विद्युत वाहक बल धनात्मक। क्लियर? संधि नियम पालन करता है आवेश संरक्षण के नियम का, और लूप नियम पालन किसका करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का। इज दैट क्लियर? अब आप लोग फटाफट से इसको यहां से यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल कराता हूं। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 6.2। और एक बात और सुन लीजिए, अनाउंसमेंट है ये इस क्लास का। आज हम लोग आपको ना ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे ना ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। आज का काम है आप लोगों को किरचॉफ के नियमों को याद करना। आप आज किरचॉफ के नियमों को याद कर लीजिए, तब मैं आपको कल न्यूमेरिकल इसके कराऊंगा जो एक्स्ट्रा है किताब में दिए हुए। अभी मैं केवल एक एक एग्जाम्पल करके एक सामान्य तौर पर समझा रहा हूँ। किरचॉफ के नियमों का याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग किरचॉफ के नियम याद करोगे आज हर स्थिति में, तब मैं कल आप लोगों को फिर ये इसके न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे। ठीक है? तो इसलिए आज न्यूमेरिक अच्छी तरह से किरचॉफ के नियमों को याद करना है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को करा के क्लास खत्म करूंगा। ठीक है बच्चों? एक सेकंड। हेलो हेलो, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6.2 है। एक लूप दे रखा है बच्चों, देखिए लूप है ए बी सी डी ई और एफ। ओके, इधर को जा रही है धारा I2 और इधर को जा रही है धारा I1, इधर को जा रही है धारा I3, इधर से आ रही है धारा I2। ये है आपका 14 वोल्ट, 10 वोल्ट, आपका 2 ओम, 6 ओम और आपका 4 ओम। ऑलराइट, आप लोगों को यहां से सभी धाराओं का मान निकालना है। ओके, तो आप एक बात बताइए, सबसे पहले मैं बात करता हूं संधि डी पर। आप जरा गौर से देखिए संधि डी पर। संधि डी पर इधर से आ रही है धारा I1, ओके, और इधर से आ रही है धारा I2, इधर को जा रही है धारा I3, यानी I1 और I2 आ रही है और I3 जा रही है। तो लगाइए संधि नियम। संधि डी पर संधि नियम से, संधि डी पर धारा I1 आ रही है तो संधि नियम से प्लस, I2 आ रही है तो ये भी प्लस, ओके, और I3 आ रही है तो वो I3 जा रही है तो वो माइनस, तो I3 बराबर 0। तो आप ही बताइए I1 प्लस I2 बराबर I3, समीकरण नंबर 1। ओके, यहां से समीकरण बनेंगे और उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है,
अब बात करते हैं, ये धाराओं की दिशाएं हैं बच्चों ऐसे। अब सबसे पहले अब आप ले लीजिए लूप, कौन सा, ए बी डी सी ए, लूप ए बी डी सी ए में, लूप ए बी डी सी ए, ओके। इधर से धारा I3 है तो ये भी धारा I3। आप ए से बी पर पहुंचोगे, ए से बी पर धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में तो विभवांतर ऋणात्मक, तो माइनस का 2I3, माइनस का 2I3। अब बी से डी तक तो कोई भी संयोजन नहीं है, डी से सी पर पहुंचोगे तो फिर से धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विभवांतर ऋणात्मक, तो माइनस का 6, प्रतिरोध आर का मान 6 है और धारा I1 है, तो माइनस का 6I1 बराबर। अब जरा देखिए सेल जुड़ा हुआ है क्या, जुड़ा हुआ है। आप जब डी से और सी पर आओगे, क्योंकि ए से बी पर पहुंचे, धारा के विपरीत दिशा, तो माइनस का 2I3, बी से डी तक कुछ नहीं, डी से सी तक जा रहे हो, पहले प्रतिरोध पड़ा धारा की विपरीत दिशा में, तो माइनस का 6I1। अब सेल में जा रहे हो तो ये प्लस और माइनस, तो आप एनोड से कैथोड में जा रहे हो, यूं ही तो जाओगे, एनोड से कैथोड में तो ऋणात्मक, तो ये हो गया बराबर में माइनस का 10, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। सी से वापस ए पर आओगे, कोई भी संयोजन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए -2 कॉमन ले लीजिए, I3 प्लस 3I1 बराबर -10, माइनस से माइनस 5 बार, I3 प्लस 3I1 बराबर 5, समीकरण नंबर 2। ऑल राइट, ये लूप लग गया। अब किसकी बारी है, अगले लूप, इसको ले लीजिए CDFE, ओके, या ऐसे ले लीजिए EFDCE, लूप EFDCE में आपकी इच्छा है आप लूप को कैसे लेते हो। मैंने लिया ABDCA, आप ले लेते CDBAC, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लिया अब EFDCE ऐसे, ओके। आप जा रहे हो ई से एफ पर, ई से एफ पर, तो फिर से प्लस से और माइनस, ठीक है, तो सेल में प्लस से माइनस, तो प्लस से और माइनस में जा रहे हो एनोड से कैथोड में, तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक, तो माइनस का 14, ओके। एफ से डी तक आओगे कुछ भी नहीं है, डी से और सी तक आओगे तो जरा देखना, प्रतिरोध है धारा की विपरीत दिशा में, तो आपका माइनस का 6I1, धारा की विपरीत दिशा में माइनस का 6I1। सेल में फिर से आप प्लस से और माइनस में जा रहे हो, प्लस से माइनस में जाओगे तो वही फिर माइनस का 10, ओके। डी से ई पर जाओगे, डी से ई पर, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तो विभवांतर धनात्मक, तो 4I2 प्लस का 4I2। आपने लूप लिया EFDCE, EFDCE में पहले सेल ले लीजिए, इधर से गए तो सेल के फिर प्लस से माइनस, इधर से आए तो फिर सेल के प्लस से माइनस, तो दोनों माइनस, -14 -10। यूं गए तो धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस का 6I1, यूं गए तो धारा की दिशा में प्लस का 4I2, ओके। आप ऐसा कीजिए, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, 3I1 प्लस का 2I2, और ये हो गया माइनस का 24, माइनस से माइनस, 2 से 24 कितनी बार, 12 बार, तो 3I1 प्लस 2I2 बराबर 12, समीकरण नंबर 3। क्लियर। आप लोग जब भी लूप नियम लगाओगे आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना है, समीकरण बनेंगे, आपको कितनी राशियां ज्ञात करनी है, 3, I1 I2 और I3, I1 I2 I3, I1 I3 I1 I2। आप लोगों के पास 3 समीकरण हैं और समीकरण सॉल्व करना आप लोगों ने 10वीं क्लास में अच्छी तरह सीखा है, ठीक है। आप लोगों को ये समीकरण सॉल्व करने हैं, ठीक है, सॉल्व करके आप लोगों को I1 I2 और I3 के मान निकालने हैं। इतना होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को किरचॉफ के नियम लगाना आया कि नहीं आया। इस संधि पर धारा आ रही है I1, आ रही है I2, तो ये दोनों प्लस की, और जा रही है I3 तो I3 माइनस की, योग 0 के बराबर लिख दिया, तो I3 बराबर में हो गई। बात वही हुई कि I1 और I2, I और I3 चली गई, जितनी आई उतनी चली गई। फिर आप लोगों ने लूप नियमों को लगाया। आप लोग ध्यान से समझना कि मैं लूप नियमों को कैसे लगाता हूँ, संधि नियम को कैसे लगाता हूँ, ठीक है। इतना याद रखना है कि संधि नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, लूप नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आप लोग अच्छी तरह से ढंग से इन नियमों को याद करेंगे, कब
विद्युत वाक्बल धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, कब विभवांतर धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, कब धारा पॉजिटिव ली जाएगी कब धारा नेगेटिव ली जाएगी। इन चीज़ों को ढंग से समझें, ठीक है, नोट करें, और फिर हम लोग कल आपके सामने और इसके एडवांस न्यूमेरिकल लेकर हाजिर होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।